हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस यूएन। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट भी एक ऑर्गन होता है ऑफ यूनाइटेड नेशन। द सेक्रेटेरिएट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटेरिएट जो होते हैं ऑर्गन, उनका काम होता है कि यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। जैसे हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एग्जीक्यूटिव संभालते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटेरिएट पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। द चीफ ऑफ दिस सेक्रेटेरिएट इज़ द सेक्रेटरी जनरल। अब सेक्रेटेरिएट के जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं, वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। ही इज़ सेलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। हिज टेन्योर इज़ ऑफ 5 years। और सेक्रेटरी जनरल को सेलेक्ट करती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और वो 5 साल के लिए रहते हैं। फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन होता है सेक्रेटेरिएट का? फर्स्ट, टू कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट एक्सेट्रा। सबसे पहला फंक्शन होता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स की बात हो गई, डिसआर्मामेंट की बात हो गई, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाना। सेकेंड, टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट फंक्शन होता है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करवाना। टू कंपाइल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाना। 4, टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। नेक्स्ट, जो मीडिया है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हैग इन नेदरलैंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन की जुडिशरी, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सिचुएटेड है द हैग में, जो कि नेदरलैंड में सिचुएटेड है। There are 15 judges in the International Court of Justice. They are chosen by General Assembly and the Security Council. Every judge has tenure of 9 years. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस हैं और उन्हें चूज़ करते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और इन जजेस का जो टेन्योर होता है वो होता है 9 साल का। Now coming to functions. First, to settle the disputes between 2 or more member nations of the United Nations. सबसे पहला फंक्शन होता है कि यूनाइटेड नेशन और मेंबर नेशन, मतलब किसी भी नेशन को यूनाइटेड नेशन से कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना। एक या दो नेशन को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना। टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली। नेक्स्ट, जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उन्हें सही तरीके से समझना और फिर लागू करना डिफरेंट केसेस में। थर्ड वन, टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडियरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन अबाउट लीगल इशू। नेक्स्ट, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड उनकी जो सब्सिडियरी बॉडीज़ हैं उन्हें एडवाइस करना डिफरेंट लीगल इश्यूज़ पे। Now coming to International Criminal Court. The International Criminal Court is an intergovernmental organization and an international tribunal. It's जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी होता है। Its headquarters are at The Hague in Netherlands. The International Criminal Court has the jurisdiction to prosecute individuals for international crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes that are of concern to international community. नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेड क्वार्टर है एट द हेग इन द नेदरलैंड। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिन पे केस लगे उन्हें प्रोसिक्यूट करना इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए, जैसे जेनोसाइड हो गया, कोई भी क्राइम जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, वॉर से रिलेटेड कोई भी क्राइम है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो एक थ्रेट है। Now coming to the Trustship Council. After the Second World War, the terrorists that were
अनडेवलप्ड वर प्लेस्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था उसके बाद ऐसी टेरिटरीज़ जो कि अनडेवलप्ड थी उन्हें प्लेस किया गया डेवलप्ड नेशन के अंडर। उन्हें डेवलप्ड नेशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें संभालें। The latter were supposed to help bring about development of the trust territories and once they attain independence from their colonies help establish democracy. The work of the Trustship Council is over as there is no trust territories left. Next, जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे उनसे ये उम्मीद की गई थी कि जो अनडेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें संभाले, उन्हें डेवलप करे एंड जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती उन्हें इंडिपेंडेंट ना करे, उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करे। लेकिन अब ट्रस्टशिप काउंसिल का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऐसी कोई भी टेरिटरीज अब नहीं बची हुई है। द वर्क ऑफ द ट्रस्टशिप काउंसिल एंडेड विथ Palau got independence on 1st of November 1994. Palau is an island in the Pacific Ocean 500 meter east of Philippines. जो ट्रस्टशिप काउंसिल का काम है वो ख़त्म हो गया था विथ लास्ट कंट्री पलाऊ, जिसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1 नवंबर 1994 में। पलाऊ एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, जो कि 500 मीटर ईस्ट है फिलीपींस का। नाउ Millennium Development Goals. The United Nations member nations came together in 2000 and decided upon the development goals for the new millennium. Some of the important goals are as follows. United Nations के जितने भी members थे वो 2000 में साथ आए और ये लोगों ने कुछ डेवलपमेंट गोल्स सेटअप किए अपने न्यू मिलेनियम के लिए। तो कुछ गोल्स थे टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, पूरे तरीके से गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करना। टू मेक द फैसिलिटीज़ ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल, हर कंट्री में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल करवाना। टू ब्रिंग अबाउट विमेंस एम्पावरमेंट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा। साथ ही साथ औरतों को अपना हक दिलाना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना और हर जगह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना। टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट विमेन, साथ ही साथ ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उनका स्पेशल केयर लेना रखना उनकी हेल्थ का। टू फाइट डिजीज़ेस लाइक एड्स, मलेरिया एक्सेट्रा, जो बहुत ही घातक बीमारियां हैं जैसे एड्स, मलेरिया, उनसे लड़ना और लोगों को हेल्प करना उनसे लड़ने में। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द कोऑपरेशन बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच, जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। अ टाइम पीरियड हैज़ बिन डिसाइडेड टू अचीव दिस गोल्स, और एक फ़िक्स टाइम पीरियड डिसाइड किया गया जिसके बीच में ये सारे गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। इंडिया हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ एंड यूनेस्को। और हमारी कंट्री ने जितने भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया है। हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है इन्हें अचीव करने में विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ and UNESCO. UNICEF is an affiliated organization of United Nations. It works towards making nutritious food and health care available to children. Several workshops were organized in India to find out measures to overcome malnutrition among babies and children. यूनिसेफ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन से अफिलिएटेड है, मतलब हम कह सकते हैं एक सब्सिडियरी काइंड ऑफ है कि यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा। और यूनिसेफ का काम होता है कि हर जगह न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाना एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचाना बच्चों को। साथ ही साथ यूनिसेफ जो है वो बहुत सारे वर्कशॉप्स करती है एंड उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं ताकि जो बेबीज़ और चिल्ड्रन हैं जिन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। UNESCO, another affiliated organization of United Nations, work towards peace and security in the world by promoting cooperation between member countries in the field of education, science and culture. Next जो organization है UNESCO, ये भी affiliated organization है United Nation की,
जो काम करती है टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी, और कैसे करती है, डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन सेट करके इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. United Nation and preservation of peace. The objective of the United Nations is to settle international conflict peacefully. The United Nations Charter lays down the ways and means to be employed to achieve these goals. It includes appointing an intermediary acceptable to nations involved in the conflict, use the legal procedure, appoint an arbitrator to solve the dispute, and if needed to take recourse to military measures and ensure that conflict will not occur again. यूनाइटेड नेशन को ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उन्हें पीसफुली सेटल करना. यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो ये बताता है कि क्या क्या तरीके और क्या क्या सोर्सेस से इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है. इट इंक्लूड्स सबसे पहला कि किसी भी तरीके से दो नेशंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें ख़त्म करना. और ये जो वेज दिए हुए हैं इनमें सबसे पहला वेज है कि कोई भी इंटरमीडिएटरी अपॉइंट करना किसी भी नेशन को, और वो दो नेशंस के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, लीगल प्रोसीजर से सॉल्व करना, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके सॉल्व करना, ज़रूरी हो तो मिलिट्री का यूज़ करना, और ये इंश्योर करना कि कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ना हो. In modern times, human security has been threatened by terrorism, racist and religious conflict. As a result, the function of securing peace of the United Nations has acquired a lot of importance. आज का जो मॉडर्न टाइम है इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे खतरे हैं, जैसे टेररिज्म, रेसिस्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण इस यूनाइटेड नेशन का काम होता है कि हर जगह पीस स्टैब्लिश करना, और पीस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. The United Nations make efforts to ensure that violence does not erupt in strife-torn areas and normalcy is restored as soon as possible by, for example, starting school, creating awareness among the people about human rights, make social, economic, political facilities available, conduct election, etc. यूनाइटेड नेशन ने एफर्ट्स लिए हैं ताकि किसी तरह का भी वायलेंस ना हो, हर जगह बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी नॉर्मल चीज़ें रहें. जैसे स्कूल स्टार्ट हो किए हैं, लोगों में ह्यूमन राइट्स के तरफ अवेयरनेस क्रिएट किया है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल कराई है, एंड इलेक्शन कंडक्ट किया है. United Nations peacekeeping. The peacekeeping activity of the United Nations involve creating appropriate circumstances favorable for bringing about permanent peace in strife-torn areas. The peacekeeping forces help these areas to progress towards peace. जितनी भी पीस कीपिंग एक्टिविटी है, मतलब पीस क्रिएट करने की एक्टिविटी है यूनाइटेड नेशन की, उसमें आती हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करना जो फेवरेबल हो फॉर ब्रिंगिंग परमानेंट पीस इन स्ट्राइफ टॉन एरियाज़. अब जो ये पीस कीपिंग है इसमें फोकस किया जाता है उन एरियाज़ को जहाँ पे पीस की ज़रूरत है, जहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पीस लाया जा सकता है. इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड एंड द सेम टाइम हेल्प इज़ एक्सटेंडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस. ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यूनाइटेड नेशंस का काम है, और साथ ही साथ हेल्प पहुँचाना. द यूनाइटेड नेशंस टेक अप पीस कीपिंग एज वन ऑफ द टास्क फॉर सेफ गार्डिंग एंड फॉस्टरिंग पीस इन द वर्ल्ड. Following things are other actions of the United Nations may take supplementary to peacekeeping activities. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को अपना एक टास्क समझती है जिसमें वो हर नेशन को सेफ गार्ड करती है और हर नेशन में पीस मेंटेन करती है. ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशन करती है पीस कीपिंग के लिए. प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मीडिएशन, कोशिश करना कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो दो नेशंस के बीच, और अगर होता भी है तो एक इंटरमीडिएटरी नेशन को भेजकर वो सॉल्व कराना. एक्चुअली इस्टेब्लिश पीस, जिस जगह में ज़रूरत है, जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइक प्लेस है वहाँ पे एक्चुअली पीस इस्टेब्लिश करवाना. इम्प्लीमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो तरीक़ों को यूज़ करके पीस पहुँचाना एंड पीस बिल्डिंग.
The United Nations and India. India has participated in the different conferences that were held before the establishment of United Nations. India has participated in bringing issues like decolonization, disarmament, racial segregation of United Nations platform. इंडिया ने हर यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है जो यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट कराए हैं. इंडिया ने बहुत सारे इश्यूज़ यूनाइटेड नेशन के साथ रखे हैं एंड उन्हें सॉल्व करने में पार्टिसिपेट किया है, जैसे डिकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, racial segregation, etc. In 1946, India was the first country to raise the question of racism and United Nations. 1946 में इंडिया वो पहला देश था जिसने रेसिज्म का क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के सामने रखा था. रेस के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर के नाम पे, इस क्वेश्चन को सामने रखा था क्योंकि इंडिया के साथ ऐसा होता था. इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कलर के नाम पे ही डिफ्रेंशिएट किया जाता था एंड डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. India has always led the discussion about the problems of undeveloped and developing countries. India has always sent her troops to participate in the United Nations peacekeeping forces. इंडिया ही हमेशा से कुछ टॉपिक्स में डिस्कशन करने में आगे रही है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. इंडिया ने हमेशा अपने लोग भेजे हैं जो जाकर यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करें एंड पीस कीपिंग में हेल्प करें. Not just that, India has sent an all-women peacekeeping force as well. It is evident from the foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflicts by peaceful means. और इंडिया ने औरतों को भी यहाँ से भेजा है पीस कीपिंग के लिए. और साथ ही साथ ये एविडेंट है कि इंडिया ने जितने एफ़र्ट्स ले सकती है इंडिया उतने एफ़र्ट्स लिए हैं ताकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो और पीसफुल तरीके से सॉल्व हो. मतलब इंडिया ने कम्प्लीटली अपने वे से जितना कर सकती है यूनाइटेड नेशन की हेल्प की है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डिफरेंट डिस्कशंस करने में, उनकी हर जगह हेल्प करने में. यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.